हेलो फ्रेंड्स। इस बार भी हम लोग शुरू करते हैं। तो इस बार का जो इम्पोर्टेंट हम लोगों को डिस्कस करना था, कुछ क्वेश्चंस लास्ट वाले में भी डिस्कशन में गलती हो गई तो उसको हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। और थैंक यू फॉर पॉइंटिंग आउट, क्योंकि ऑफिशियल आंसर की इज द इम्पोर्टेंट वन, उसी के हिसाब से आपको एग्जाम में भी सॉल्व करना है। देखिए, कई सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो कि डिफ़िकल्ट हैं, तभी तो नंबर कम आ रहा है। डिफ़िकल्टी लेवल हैज़ इंक्रीज्ड एंड सबसे बड़ा डिफिकल्टी यही इंक्रीज किया कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस थ्योरेटिकल हो गए हैं और ऑल ऑफ दीज होना गलत होने लगा है। तो एक आम बच्चा का भी 5 से 10 नंबर उससे भी घट जा रहा है। इसके अलावा बाकी सब कुछ सिमिलर ही है, बस वो चूंकि वर्ड्स बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही है यूपीएससी, भरा भरा पेपर आ रहा है, इसके कारण भी थोड़ा तकलीफ हो रहा है। हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 55 से 100 इस वीडियो में देखेंगे, और उसके बाद हम लोग जो बचा हुआ क्वेश्चंस है और दो क्वेश्चन जो हम लोगों ने गलत डिस्कस कर लिया था, उसको भी हम लोग बाद में देखेंगे। हो सकता है इसमें भी कुछ गलत हो जाए, तो अगर कोई इरेटा रहेगा तो उसको बाद में सॉल्व कर दिया जाएगा। मैं आपको सही आंसर निकालने से ज़्यादा एग्ज़ाम कंडीशन में अगर गेस करना है आंसर, उस पे स्ट्रेस दे रहा हूँ। क्योंकि दो ही चीज़ होती है एग्ज़ाम में, या तो आपको एक बार में आता है या नहीं आता है। ये जो बीच बीचिया वाला बात है कि लगता है आता है, लगता नहीं आता, वैसा नहीं होता। अब जो नहीं आता है उसमें कैलकुलेटेड रिस्क कैसे लेना है, ये इंपॉर्टेंट होता है। वही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। कितना पे ऑफ हाई होना चाहिए, उसका रेशियो पे ऑफ का, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए अब हम लोग आते हैं 55 में, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, और जितना भी वीडियोस प्रॉमिस किए हैं वी विल ट्राई टू कंप्लीट देम। कि भाई ये जो साइज है, उसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो देखिए, एक इसको अगर क्वेश्चन आया होता है एग्जाम में, कुछ ये सेट सी है शायद, तो 24 परगनाज और काफ़ी सारे परगनाज जो हैं एक डिस्ट्रिक्ट के रूप में, नॉर्थ परगना, साउथ परगना आपका इसमें वेस्ट बंगाल में है। तो इसका मतलब क्या है कि परगना तो छोटा होता है सूबा। अब देखिए, कई बार आता है सूबे के मुख्यमंत्री ये हैं। सूबा इज समथिंग विच इज कैटेगोरिकली कोई स्टेट को दिखाने के लिए होता है, कोई जगह को दिखाने के लिए होता है, कि इस सूबे के बहुत बड़ा जगह को, कि बिहार, कभी कभी होता है कि सूबे के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने कहा। तो कई बार इस तरह की चीजें जो आती हैं वो सूबा को रिप्रेजेंट करती है। परगना काइंड ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन में, ये नहीं कह रहा हूँ कि यही है, इस तरह से आप जनरल न्यूज देखते होंगे। तो परगना सूबा से छोटा होता है, अगर ये हमें पता चल जाएगा, अ, तो आई थिंक वी विल गेट सम क्लैरिटी कि हाँ भाई, इसमें ये चीज़ तो सही है कि परगना हमेशा सूबा से छोटा होता है। अब देखिए, उससे लेकिन सॉल्व नहीं हो रहा है, क्योंकि सब में परगना सूबा से छोटा है। अब सरकार जो है वो एक, अगर आप देखिए तो परगना से बड़ा होना चाहिए। एक परगना एक डिस्ट्रिक्ट का होता है, सरकार अगर हम कहें तो सूबा एक बड़ा भी हो सकता है, कि ईस्टर्न सूबा, वेस्टर्न, इस तरफ के सूबे के ये लोग, ये मुख्यमंत्री हुए। तो सरकार एक छोटा टर्म है सूबे से, लेकिन परगना से बड़ा है, क्योंकि सरकार एक कहीं इस तरह से होता है। तो देखिए, मिडिएवल इंडिया में भी इसी तरह का चला होगा ट्रेंड, ऐसा माना जाएगा। क्यों? क्योंकि आज जो हम लोग इनहेरिट किए हैं वो मिडिएवल इंडिया से ही लिए हैं। तो मैं रहता तो इसका आंसर, कंफ्यूज क्वेश्चन तो था ही, लेकिन कोशिश करते तो इसका आंसर ए निकलने की संभावना है। इट इज़ ए वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन इन एग्जाम कंडीशन। अगर कोई बहुत लॉजिकली जोड़ पाएगा तभी पहुंच पाएगा। 56 इज ए वेरी इजी क्वेश्चन। ऐसा कभी भी कोई क्वेश्चन है जो कि हिंदू फीमेल स्कूल, हिंदू स्कूल से जो जो आप पढ़ें उसी पे आप जाइए, भरोसा दिखाइए, भले ही गलत क्यों ना हो। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर हमेशा हिंदू और फीमेल स्कूल्स ये सब में प्रमोट किए हैं, तो यही आंसर होता। अगेन दिस इज ऑल्सो 57 वजह इजी क्वेश्चन की भाई, ये बहुत फेमस है ये तीनों पर्सनालिटी। ये कौन थे? इंडियन नेशनल आर्मी के, जिनको फांसी की सजा हुई थी 1945 के आगे आईएएस आसपास में, गुरबख्श सिंह ढिल्लों। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, इस ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58, कि ये जो इंडियन हिस्ट्री में क्या सही है, जहाँ से भी ये किया गया है वो गलत आंसर दिया है, दिस इज नॉट द आंसर। ये हमारा ऑफिशियल आंसर नहीं है। देखिए, हम लोग तो इसमें पहले क्या बताएं आप लोग को, ये ध्यान दीजिए कि इसमें से कौन से स्टेटमेंट सही है, ये पूछा गया है। विजयनगर ये हमेशा आपका घूम घूम के आता है, ठीक है। अब मैंने आपको ये रूल बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो कई बार बताया हूँ। दो सिमिलर स्टेटमेंट होती है तो उसमें शिफ्ट, दो सिमिलर स्टेटमेंट में जनरली एक सही होता है। जैसे दोनों सिमिलर स्टेटमेंट है, इमर्ज आउट, निजाम ऑफ आरकॉट और मैसूर किंगडम इमर्ज आउट ऑफ विजयनगर। तो इन दोनों में से कोई एक ही स्टेटमेंट सही होता है। ये जनरली रूल ऑफ थंब है। एकदम सिमिलर जैसा लिखा हुआ है, जैसे लास्ट वाला तो फॉर्म्ड आउट लिखा हुआ है,
तो ये तो गलत करने के लिए ही दिया है कि पहले तो ये फॉर्म्ड आउट, इमर्ज्ड आउट अगर लिखा हुआ होता तो ट्रेंड से ये बिल्कुल हट गया, अलग कर दिया इसको। रोहिलखंड किंगडम क्या है, अहमद शाह दुरानी, बिल्कुल ही अलग से फॉर्म्ड आउट कर दिया इमर्ज्ड आउट को। अब ये जो दो इमर्ज्ड आउट है उसमें से एक ही सही होना है। तो देखिए अगर उसमें से हम ऑप्शन देखें जिसमें एक ही सही वाला ऑप्शन है तो सिर्फ 2 ओनली बचा है। अगर 1 ओनली भी ऑप्शन होता तो हमको यहाँ पे दिक्कत हो सकता था, लेकिन सिर्फ 2 ओनली ऑप्शन बचा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। ठीक है, द राइट आंसर इज बी। ऐसे आप कर सकते हैं। दिस इज अ गुड क्वेश्चन, ए क्लासिकल एग्जांपल वेयर रूल वर्क्स। फिर से मैं बता रहा हूँ जिनको नहीं समझ में आया, दो जो सिमिलर काइंड ऑफ ऑप्शंस होते हैं उसमें से हमेशा एक सही होता है, और थर्ड ऑप्शन में उसका वर्ड को चेंज कर दिया गया है तो उसके चांसेस गलत होने के अधिक हो गए हैं। अगला आते हैं 59 में, अजंता केव। जैसे ही आपको ऑप्शन में दिखे, मैंने तो कई बार अपने एग्जाम में भी अजंता एलोरा जहां देखा उसको टिक लगाया है। बाकी ये अनसॉल्वेबल हो जाएगा एग्जाम में इफ यू डोंट अप्लाई दिस रूल। एंड ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सही हो जाता, मैं बार बार बोलता हूँ कि उसका पे ऑफ लास्ट में देखना है कि क्या सही कितना हुआ एग्जाम देके। लेकिन एग्जाम में हम सोचने लगे नहीं यहाँ रूल नहीं वर्क करेगा, और जो गलत हो जा रहा है क्वेश्चन वहां सोचा यार इसमें तो रूल लगाए थे और गलत हो गया, और जो सही हो रहा है रूल के कारण उसको बोल रहे हैं नहीं नहीं यहाँ तो हम कॉन्फिडेंट ही नहीं थे इसको छोड़ दिए, तब तो गलत है ना। ये तो काफी इनजस्टिस टू रूल्स ऑल्सो। और ये रूल्स यूपीएससी के ही ट्रेंड से पता चले हैं, मेरा और आपका रूल थोड़ी है, जो यूपीएससी में चलता है उसी तरह का है। क्वेश्चन नंबर 60 भी देखते हैं। 21 फरवरी इंटरनेशनल मदर डे लैंग्वेज यूनिसीएफ। यूनिसीएफ क्यों कहेगा, ऐसे भी मैंने बताया फैक्चुअल होता है, हो सकता है 21 फरवरी सेलिब्रेट नहीं होता हो, यूनेस्को कहता हो। ये सब में यूनिसेफ तो एजुकेशन से रिलेटेड है, ये सब चीज यूनेस्को देखता है, ये तो जनरल है। ऐसे भी आपको बताया कि डेटा ऑर्गेनाइजेशन, डेट्स, फैक्ट्स, numbers are generally wrong. The demand that Bangla has to be one of the national languages was raised. Again, one of the, sometimes, some, few, ये सब generally more than, less than, generally are correct. तो ये सही हो जाएगा। तो ये फैक्चुअली सही स्टेटमेंट लग रहा है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, 2 ओनली, ये सही आंसर दिया हुआ है। 64 योगिनी टेम्पल भी बहुत आसान क्वेश्चन हो गया था, क्योंकि उसमें एक ऑप्शन था इट इज द ओनली सर्कुलर टेम्पल। ओनली सर्कुलर टेम्पल क्यों होगा, 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे तो एक ही ऑप्शन बचेगा, आपका आंसर आ जाएगा सी। बाकी तो मैं पढ़ूंगा ही नहीं एग्जाम में, बाकी बहुत ही फर्जी फर्जी, मतलब इतना डिफिकल्ट ऑप्शन है कि हमसे बनेगा ही नहीं। ना कौन सा टाउन था जो कि पानी के लिए होता था, तो भाई ये सब आना चाहिए। चूड़ी के लिए कौन था, कालीबंगन था कि क्या था, ईट के लिए कौन था, पानी के लिए कौन था, चैनल के लिए तो धोलावीरा। ये जो भी तैयारी कर रहा है उसको पता होना चाहिए। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है 63। पहला तो इसमें लिखा है कि फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 17th सेंचुरी। तो देखिए शुरू शुरू स्टार्टिंग ऑफ द, मतलब 1600 समथिंग का बात हो रहा है, उसमें ब्रिटिश बहुत जगह फैला नहीं था। तो ये समझ लीजिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी कुछ ही कुछ जगह पे फैक्ट्री स्टैब्लिश कर पाई होगी, तो इसका मतलब कि तीनों आंसर तो नहीं होगा, तीनों ऑप्शन। तो देखिए ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया जहाँ तीनों है। ठीक है, पहला ये बात समझ रहे हैं। हो सकता था 1, 2 एंड 3 ऑप्शन भी दिया जाता तो वो उसको ऐसे ही एलिमिनेट कर देते आप। अब दूसरा ध्यान दीजिए कि कहाँ पे, इन विच ऑफ द लोकेशंस वॉज और वेयर। ये देखिए एक हिंट है आपको क्वेश्चन के लिए। अगर वॉज दिया है ऑन वेयर, इसका मतलब ये आपको लेके जा रहा है, नहीं तो वेयर सीधे दे देता अगर इसको 2 ऑप्शन सही करना था तो। अगर इसमें वेयर लिखा होता तो यकीन करिए कि 2 ऑप्शन सही होता। अगर वॉज भी लिखा है तो मानिए कि एक ऑप्शन सही होने के काफी चांसेस हैं। समझे, दिस इज फैक्ट्री या फैक्ट्रीज लिखा है, आपको एक हिंट दे रहा है जो बनाया है पेपर जिसने। अब आप देखिए कि त्रिचुनोपल्ली अगर मुझे एग्जाम में लगाना होता तो मैं इसको तो एलिमिनेट कर देता कि ये भाई साउथ इंडिया में था, ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय साउथ इंडिया से तो प्रवेश नहीं की थी। मतलब त्रिचुनोपल्ली एक ऐसा ऑप्शन होता है जिसको मैं काट देता। और चूंकि मुझे ऐसा हिंट लग रहा है कि एक ही वॉज का प्रयोग हुआ है तो मैं एक ही ऑप्शन के लिए जाता, और वो शायद सही हो जाता। ये मेरा सही भी हुआ था, जो मैंने 100 नंबर लाए थे उसमें ये भी सही हुआ था। तो 63 वुड हैव गॉट करेक्ट। ठीक है, वैसे लगता है कि बहुत टफ क्वेश्चन आया है। ब्रोच इज द राइट आंसर। 64 इज ए क्लासिक क्वेश्चन जो मैं बार बार बताता हूँ, जिसमें रूल वर्क करता है। देखिए ऑप्शन कुछ नहीं पढ़ा हमने, 6 ऑप्शंस हैं। मैंने बताया ये मैच द फॉलोइंग होता है, 6 ऑप्शन, 4 ऑप्शन, 5 ऑप्शन अगर आते हैं। अगर 6 ऑप्शन आते हैं तो मैक्सिमम चांसेस क्या है कि 4 ऑप्शन सही होगा। अगर 5 ऑप्शन दिए होते हैं तो मैक्सिमम चांसेस क्या है, 3 ऑप्शन सही होगा। अगर 4 ऑप्शन दिए होते हैं तो मैक्सिमम चांसेस क्या है, 2 सही होगा। ये मैंने कई बार बताया, गोल्डन रूल यही है, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन इस बार बने हैं। लोगों को यकीन नहीं होगा, जिन लोगों ने अप्लाई किया है उन लोगों ने सारे क्वेश्चन सही कर दिए। तो देखिए 6 ऑप्शन का ये क्वेश्चन है। अब 4 ऑप्शन के जो जो आंसर हैं उसको निकालिए। देखिए एक ही है जो 4 ऑप्शन का है, इसमें जनरली 4 या 2 होता है। कहने का मतलब है कि 2 ऑप्शंस को रॉन्ग किया जाता है जनरली। अब 4 और 2 में अगर हम लोग देखते हैं तो डी और बी बचा था।
अब जो बी था उसमें आप देखिएगा कि गुप्तास के डिक्लाइन से गुप्तास ऑफ मगध उस समय तो आएंगे ही, गुप्तास का डिक्लाइन हो रहा है तो स्टार्टिंग में तो गुप्तास रहेंगे। बाकी किंगडम के बारे में भले ही जानकारी ना हो लेकिन एक तो पता ही था। तो एक इसमें देखिए 1 3 4 6 है, बाकी मुझे हो सकता है जरा सा भी तिनका भर भी जानकारी ना हो, लेकिन मुझे पता है 4 ऑप्शन या 2 ऑप्शन वाले सही होने हैं और उसमें से एक गुप्तास का डिक्लाइन से थोड़ा दिन तक गुप्तास चला था, तो इससे ये सही निकल जाएगा आंसर। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से कभी मत जाइए, थ्योरी एंड पूरा डेप्थ सोचिएगा कि नहीं मुझे सब आ जाए, वो सही नहीं है। हाँ ये आप जरूर कर सकते हैं कि जैसे पिछले बार सवाल आया विजयनगर हमेशा पूछा जाता है, वैष्णव इसमें जैसे एक ऑप्शन में एक डाउट एक वर्ड दे दिया है इस बार, कच्छप ये कच्छप घाटा डायनेस्टी के बारे में या पुष्यातीज और थनिसार के बारे में, ये सबको आप एक बार देख लीजिए। मतलब यूपीएससी यही आपसे एक्सपेक्ट करता है कि मैंने जो अपने ऑप्शंस बनाए हैं आप उसको देख लीजिए। अब देखिए पोर्तुगीज राइटर नुइन्स, देखिए बाहर की एक राइटर है पहला, जो हमेशा इंडिया के बारे में अच्छा लिखे थे उस समय। मतलब उस स्टार्टिंग पीरियड में विजयनगर किंगडम या गुप्तास का भी आप देखिएगा, फाइन ह्यून सैंग, वो लोग इंडिया के बारे में बहुत ज़्यादा लिखते थे क्योंकि इंडिया उसमें बहुत एडवांस्ड कल्चर में था। दैट टाइम इंडिया हैड अ वेरी गुड डेवलप्ड कल्चर। तो उस समय के बारे में जो उन्होंने कहा है, तो वीमेन के बारे में भी बहुत, विजयनगर एक ऐसा किंगडम था देखिए जो खुद ही एडवांस था। नंबर 2, विजयनगर साउथ इंडिया में था, जहाँ आप ये समझिए कि जो एडवांसमेंट था वो शुरू से ही अधिक रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ ट्रेड, वहाँ पोर्ट टाउन्स ये सब अधिक रहे हैं। तो कोई भी बाहर का लोग बढ़ा के ही लिखता था, प्लस मतलब अच्छा ही लिखता था, बढ़ा के इन द सेंस कि उनको अच्छा दिखता था। प्लस विजयनगर खुद ही एक डेवलप्ड किंगडम है, मैंने बार बार बोला विजयनगर के बारे में सब कुछ डेवलप्ड है। तो वहाँ की वीमेन सब कुछ करती थी, ये आपको मानना होगा। कई लोगों ने इसमें दो ही लिखा। अब देखिए इसमें भी देखिए ब्यूटी क्लासिक क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शंस वाला क्वेश्चन में या तो 2 सही होगा या तो चारों सही होगा। तो 3 ऑप्शन तो काट ही दीजिए आप, बात समझ रहे हैं। अब आपको बचा या तो 2 and 4 के लिए या तो 1 2 and 3 4, क्योंकि बाहर की एक कोई बोल रहे हैं, कोई बता रहा है और विजयनगर के बारे में बता रहा है जो खुद एक डेवलप्ड किंगडम है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। क्लियर है? समझने की चीज है, समझ गए तो बहुत अच्छा, नहीं समझे तो डिफिकल्ट है। अब मडनापाल ऑफ आंध्र प्रदेश, ये क्वेश्चन को छोड़ देना था एग्जाम में। अगर आप और किसी तरह टिक भी लगाते तो मुझे लगता है मैक्सिमम लोगों ने सीतारमैया क्विट इंडिया लगाया था, जो कि गलत नहीं है एक एस्पिरेंट के पर्सपेक्टिव से। आंसर इसका रविन्द्रनाथ टैगोर है। कुछ एक दो सवाल अब ऐसा आने लगा है, 5 6 सवाल, जिसको मुझे भी लगता है कि छोड़ ही देना चाहिए एग्जाम में। मतलब ये बिल्कुल ही हवा नहीं लगा कि यहाँ पे क्यों किया गया इंग्लिश, फर्स्ट टाइम हेयर ही किया गया। तो इसका कोई विकल्प नहीं है, इसका कोई हैक नहीं है, इसका कोई रूल नहीं है। दिस इज अ क्लासिक क्वेश्चन ऑफ क्या, क्लासिक क्वेश्चन ऑफ फैक्चुअल एनालिसिस इफ यू नो इट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 इज एंटी रूल क्वेश्चन। मैंने आपको बताया ये भी आपका एग्जाम में जाते तो रूल लगाते तो गलत होता, एंड आई टेक इट वेरी हम्बली कि रूल गलत होता, ऐसा थोड़ी रूल को जस्टिफाई करना है। देखिए रूल क्या कहता है, अगर 3 ऑप्शंस हैं तो रूल के हिसाब से एक सही होना चाहिए या तीनों सही होना चाहिए। तो मैं जाता तो मैं इसको काट देता, इसको काट देता और इन दोनों में से कोई देखता। तो गणेश्वर कॉपर आर्ट्स मुझे ज़्यादा सही लगता, क्योंकि लगता भी है कि हाँ भाई गणेश जी का, गणेश्वर कुछ वैसा स्थान है जहाँ कॉपर का हो सकता है वैसा आर्टिफैक्ट होगा। तो मैं एग्जाम में 3 ओनली मारता, लेकिन आंसर इसका राइट आंसर है 2 and 3 ओनली। तो ये है एंटी रूल AR क्वेश्चन, और इसको भी हम लोग को एक्सेप्ट करना होगा कि ये क्वेश्चन एग्जाम में जाके एंटी रूल बनता है। ठीक है, तो ये गलत हो जाता, लेकिन इसका आंसर ये देख के जाइएगा कि ये है। फिर भी आप रूल पे ही स्टक करिएगा, मैं फिर से बोलूंगा। एक क्वेश्चन, जो क्वेश्चन 4 क्वेश्चन में रूल काम नहीं करे, इट डजेंट मीन दैट यू हैव टू लीव द रूल। क्योंकि देखिए 68 में अच्छा रूल काम करेगा। फिर से देखिए 3 लाइन्स हैं, ठीक है, और तीनों लाइन मैच द फॉलोइंग के जैसा है। इल्तुतमिश के पीरियड में अगर आप इल्तुतमिश को लेफ्ट में ले लें तो इंदस का परसुएट राइट में आ जाएगा। बात समझ रहे हैं? 1 to 1 मैच कर सकते हैं आप सारे इसके ऑप्शंस को। तो जैसे ही आप इसका 1 to 1 मैचिंग करेंगे तो 3 ऑप्शंस है, तो एक ऑप्शन वाला ही सही होगा, 2 ऑप्शन कभी नहीं सही होगा। अब इसमें से 2 ही ऐसा बचा जिसमें एक एक ऑप्शन है। अब देखिए कि इसमें इल्तुतमिश के पीरियड में चंगेज खान परसुएट ऑफ फ्यूजिटिव ये पहुंचा था, और ये लास्ट है देवराय टू विजयनगर में वास्को डगामा आया था। अब देखिए अभी विजयनगर के बारे में लिखा हुआ है, इससे पहले में यही पे कि पोर्तुगीज राइटर न्यूइंस आई थी विजयनगर में, उन्होंने बोला है। तो ये देखिए आपको हिंट दे रहा है यूपीएससी कि पोर्तुगीज उस समय जो आया था वास्को डगामा ने, न्यूइंस आया था जो विजयनगर में जनरली रहा था। तो ये देख रहे हैं आप, क्वेश्चन के माध्यम से भी ये कोशिश कर सकते थे निकालने का कि वास्को डगामा नहीं पहुंचा होगा विजय उनके टाइम में, ये यहाँ से निकाला जा सकता था। तो आई थिंक अगर दोनों ये बहुत बार यूपीएससी करता है कि उसके एक ऑप्शन का एक आंसर होता है किसी के लिए, तो उसको देख के इसको एनालिसिस किए होते
तो आई थिंक इसका आंसर ए तक पहुंच पाते। ये बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन है जिसमें रूल वर्क करता है। रूल कहता है कि यूपीएससी के क्वेश्चंस को ही देखो फिर से, हिंदी में पढ़ो उसको, और तीन अगर है मैचिंग तो एक होगा, पांच है तो तीन होगा, चार है तो दो होगा मैक्सिमम, या चार में चार हो सकता है, छह है तो चार होगा या दो होगा, दो का ऑप्शन इलिमिनेट होता है। अब ये वाला देखते हैं भाई, सेंट जेवियर। ये देखिए क्या है सबसे इंपॉर्टेंट इसमें कि द फीस्ट ऑफ सेंट जेवियर इज सेलिब्रेटेड इन गोवा। तो क्यों नहीं सेलिब्रेट होगा, ये तो सही है। ये आपको ये प्रूफ कराना चाह रहा है, आपको फंसाना चाह रहा है ट्रक में, क्योंकि गोवा में मरे थे इसलिए वहीं पे सेलिब्रेट होता है, ऐसा कुछ नहीं है। सेंट लोग का तो हर जगह इंडिया में सेलिब्रेट होता ही है, गोवा में बहुत सारे चर्चेज हैं, तो ये मरे नहीं थे वहां पे और सेलिब्रेट होता है गोवा में, तो ये चीज सही है। और वन ऑफ द मैंने तो बताया, वन ऑफ द सम, ये सब जनरली सही होता है, तो 1 and 3 इसका सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। मतलब आपको ये ट्रैप किया जा रहा था कि हाँ भाई मरे वहां पे इसीलिए सेलिब्रेट होता है, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, अब देखिए ये 70 नंबर क्वेश्चन, इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट इन द एग्जामिनेशन। यू शुड लीव दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, बहुत टाइम भी लेगा और आप समझ नहीं पाइएगा। लेकिन अगर आप रूल के हिसाब से चलना चाहते हैं तो रूल कहीं ना कहीं इसमें मदद करता है। देखिए रूल क्या कहता है, डिफिनेशन, डेफिनेशन है ये दोनों में से, या तो ये सही है या तो ये सही है। देखिए रूल हमेशा मैंने आपको बताया है कि डिफाइन वाला में क्या करता है, ये लोग चेंज कर देता है। हो सकता है 2 and 3 को इंटरचेंज कर दिया होगा, या दोनों में से एक सही दिया होगा कि कौन क्लेम क्या कर सकता है, दया भाग में या मिताक्षरा में कोई एक में सही बताया होगा, एक में गलत बताया होगा। तो एक चीज तो पता चल गया भाई कि 2 and 3 एक साथ नहीं आ सकता है। तो देखिए इसमें ऑप्शन भी ऐसा दिया है जिसमें 2 and 3 एक साथ नहीं है। बात समझ रहे हैं, 2 3 एक साथ कहीं नहीं दिया है। अब देखिए अच्छा से अगर इसको पढ़ा जाएगा कि मिताक्षरा डील्स विद, अगर हम लोग 3 को पढ़ते हैं कि मैटर रिलेटेड टू प्रॉपर्टी हेल्ड बाय द मेंबर्स ऑफ, ये मेल मेंबर्स ऑफ ए फैमिली, दया भाग बिल द मैटर रिलेटेड बाय बोथ मेल एंड फीमेल। तो अगर कोई मेल मेंबर से उस समय कर रहा होगा तो वो जनरली अपर कास्ट को बिलोंग करता होगा। और ये क्या कह रहा है कि दया भाग, और ऊपर वाला में क्या किया है कि मिताक्षरा वाज फॉर द अपर कास्ट एंड दया भाग वाज फॉर द लोअर कास्ट। तो अगर तीन सही है, ये कहता है कि मेल और फीमेल के लिए है, तो एक भी सही है, तो एक और तीन एक साथ जाएगा। मैंने बताया दो और तीन एक साथ नहीं जा सकता है, एक तीन के साथ जा सकता है, दो तीन के साथ नहीं जा सकता, इसका मतलब एक और दो भी एक साथ नहीं जा सकता है। तो अगर तीन सही है तो एक भी सही है, तो तीन ओनली भी कट गया। बात समझ रहे हैं, कोरोलरी देखिए। मुझे नहीं पता कि तीन सही है कि नहीं एग्जाम में, मेरा कहने का मतलब है कि अगर तीन सही है तो एक सही है, तो आंसर आंसर या तो होगा 1 and 3 या तो 2 होगा। तो एग्जाम में फिर आपको इसमें 50-50 गेस करना पड़ेगा। ये 2 और 3 एक दूसरे का पूरा रिवर्स है, मेल और फीमेल के बारे में चेंज किया गया है। लेकिन एक और तीन कोरोलरी स्टेटमेंट्स है, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करता है, तो दोनों में से दोनों एक साथ जाएगा। बात समझे, तो इसका आंसर या तो 2 होता है या 1 and 3, एक्चुअल आंसर इसका 2 था। तो इसमें आप 50% गेस कर सकते थे अगर ध्यान से सोचते, नहीं तो छोड़ दीजिए। और नेचुरल रिपेलेंट, ये तो मैंने कई बार बताया है कि ऐसा क्वेश्चन जो आता है इसमें जो हम लोग जानते हैं जो चीज़ें, कांग्रेस ग्रास तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ, नट ग्रास भी पहली बार सुन रहे हैं। जो चीज़ हम लोग जानते हैं उसी पे हम लोग को जानना चाहिए। नेचुरल मॉस्किटो रिपेलेंट कई जगह पे, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, बात समझिए। नेचुरल मॉस्किटो रिपेलेंट अगर हमको कहीं बनाना है तो कोई ऐसी चीज़ होगी जो कि थोड़ा ज़्यादा जगह में पाया जाता होगा। अब ये नट ग्रास और कांग्रेस ग्रास तो पहली बार सुन रहे हैं, ये कितने जगह उगता है इसका भी गारंटी नहीं है। लीमन ग्रास लेकिन हम लोग जानते हैं चाय वगैरह में भी इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका आंसर लेमन ग्रास था। ये पहले से आता था हम लोग को इसीलिए, नहीं तो मैं पहले भी बताना चाह रहा हूँ इस चीज़ में, यही चीज़ कि अगर नेचुरल कोई चीज़ यूज हो रहा है तो ये समझिए कि रिपेलेंट के रूप में उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, तो काफ़ी कर रहे होंगे, तो काफ़ी लोग उगा रहे होंगे, इसीलिए वैसा हो रहा होगा। तो इसका आंसर ये है ना। फूड चेन में प्राइमरी प्रोड्यूसर, ये तो बचपन में पढ़ाया गया, मैंने यही बोला साइंस एंड टेक्नोलॉजी बचपन का पूछने लगे लोग। साइनो बैक्टीरिया एंड डाइटम्स, ये मतलब इसका यार कोई ऑप्शन वगैरह का जरूरत नहीं पड़ा मेरे को, मुझे ये पता भी नहीं है। मैंने फिर बोला कि ये सब फोक्सा फ्यूविया एंड सोपे पॉट्स, ये तो मैंने सुना भी नहीं है ज़्यादा। साइनो बैक्टीरिया और डाइटम एक साथ ही वर्ड आता था बचपन में भी। और बैक्टीरिया भी जैसे छोटा होता है तो एटम भी उसी तरह से, डाइटम का मतलब ही एटम। चार है तो दो ही सही होगा, सारे ऑप्शन में दो था, लेकिन 2 अगर सही है तो 3 उसके साथ ही जाएगा, और एक ही ऑप्शन वैसा है। तो ये तो पढ़ा हुआ था। हाँ इसमें गेस करते सकते थे 73 में कि चांसेस ऑफ बीइंग कैप्चर्ड बाय प्रेडेटर, कौन अपने आप को बचा लेता है। देखिए इसका कैसे गेस होता है, बहुत प्यारा ऑप्शन है, हेज हॉग। हेज का मतलब होता है अपने आप को बचाना, टू प्रोटेक्ट। जैसे मैंने मार्केट में अपना रिस्क को हेज किया, तो क्या होता है, प्रोटेक्ट। कोई अपने आप को प्रोटेक्ट करता है उसको हम लोग बोलते हैं हेजिंग। तो हेज हॉग उसका नाम ही है, वो अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। तो 1 तो होगा ही होगा, तो ये दोनों कट जाएगा, 2 ओनली एंड 3 ओनली। अब आपके पास बचेगा मैरमट और पेंगोलिन। तो हेज हॉग और पेंगोलिन, पेंगोलिन जो है एक साथ जाता है जनरली, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपको पता होता तो अच्छा होता, लेकिन हेज हॉग तक आप गेस कर सकते थे कि हेज का क्या मतलब होता है, तोड़ के उसको।
अगला आता है न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट। इट इज अगेन ए क्लासिकल क्वेश्चन जहाँ की रूल वर्क करता है बहुत प्यार से। 5 ऑप्शन है भाई। अब 5 ऑप्शन अगर मेरे भाई या बहन, तो देखिए 5 में से 3 आपका सही होगा। ये मैंने आपको कई बार बताया, अगर 6 होता तो 4 या 2 होता, तो पहले ही कट गया। क्लियर है? इसका मतलब एक सही हो गया। पहला ऑप्शन तो सही हो गया, आपको दिख ही रहा है दोनों में है। अब अगर पहली बार इंडोर्स किया गया, ठीक है, यूएन क्लाइमेट 2014 में, और कोई डिक्लेरेशन है, मैंने पहले ही बताया कि कोई भी डिक्लेरेशन लीगली बाइंडिंग नहीं होता है जनरली, तो 3 वाला कट गया, आंसर आ गया। ये सबसे आसान क्वेश्चन हो गया। देखा आपने, 5 में 3 सही होना है, लीगली बाइंडिंग हो नहीं सकता है ये सब डिक्लेरेशन, इसलिए इसका आंसर आ गया ना। मैग्नेटाइट पार्टिकल्स पॉल्यूटेंट। अब देखिए यहीं से इस बार यूपीएससी ने गेम खेलना शुरू किया। मैग्नेटाइट पार्टिकल सिर्फ देता कि आर जनरेटेड बाई, जो कि पॉल्यूटेंट है। इसने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया आपको इस बार कि इससे न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेज हो रहा है। अब पिछली बार तक हम लोग क्या करते हैं, देखिए इसमें 5 ऑप्शन है, या तो 5 सही होगा या 3 सही होगा, मैंने आपको बताया। तो 4 वाला ऑप्शन तो काट ही दीजिए, इसमें देखिए वैसा ही है, 4 वाला ऑप्शन कट जाएगा, ये काट दिया मैंने। ठीक है, अब बचा 3 ऑप्शन वाला या 5 ऑप्शन वाला सिर्फ। अब देखिए पिछले बार तक, लास्ट ईयर तक इसमें डी आंसर होता। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में यूपीएससी दिमाग नहीं लगाता था। इस साल यूपीएससी ने क्या किया, एक एक वर्ड सब में जोड़ दिया। इसमें क्या जोड़ दिया, न्यूरो डीजेनरेटिव प्रॉब्लम्स जो आ रहे हैं, इन्वायरमेंट कौन सा पोल्यूटेंट है। अब आप देखिए कि ब्रेक्स ऑफ मोटर व्हीकल, इंजन ऑफ मोटर व्हीकल्स, माइक्रोवेव स्टोव, पावर प्लांट और टेलीफोन लाइन। अगर टेलीफोन लाइन से न्यूरो डीजेनरेटिव प्रॉब्लम्स आ रहा होता तो इसका कहीं स्टडी बहुत सारा मतलब हो चुका होता, मैं ये इस तरफ आपको बिंदु, या माइक्रोवेव ओवन से भी अगर आ रहा होता तो शायद स्टोव्स विद इन द गैस से हो भी सकता है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, सस्पेक्ट तो सभी कर सकते हैं। मैं तो जाता तो आंसर इसका डी मानने का कोशिश करता, लेकिन ये दोनों इतना कॉमनली यूज्ड है कि शायद पावर प्लांट से तो आ ही गई, मतलब 4 तो ऑप्शन होगा ही कि पावर प्लांट से आता है। तो अगर मुझे मतलब 3 ऑप्शन वाले में लगाना होता तो 1, 2 एंड 4 लगाता। ऐसे में डी लगा के आता, मेरा ये गलत होता एग्जाम में, क्योंकि पिछले साल तक तो हम लोग बताते ही थे कि ऑल ऑफ दीज मारना है। तो ये एंटी रूल है, लेकिन इसका राइट आंसर बी है। बी फॉर बॉय, ये देख के जाइएगा आप। ये बहुत ट्रिकी हो सकता है, इसमें एक्स्ट्रा जहाँ इन्फॉर्मेशन देगा कि न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीज कर रहा है, ये कर रहा है, तो उसमें फिर आपको थोड़ा कॉशियस होना है। नहीं देगा तो, अगर देता सिर्फ कि मैग्नेटाइट पार्टिकल्स किससे प्रोड्यूस होता है, तो शायद ऑल ऑफ दिस भी मार सकते थे। ठीक है, फिल्टर फीडर। फिल्टर फीडर यार आता है तो ठीक है, फीडर ओएस्टर अगर एग्जाम में आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो नहीं होगा। एज सिंपल एज दैट। फिल्टर के जैसा काम करता है, बहुत लोगों को पता था ये डेटा, बहुत लोगों को नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था ये। इन विच ऑफ द फॉलोइंग बायोलॉजिकल केमिकल वेदरिंग ऑफ द रॉक इज द मेन। ये तो यार रॉक से फॉस्फोरस निकलता है, ये आपको पता होना चाहिए। बहुत बार ये ज्योग्राफी में भी आता है, जियोलॉजी में भी आता है, और बेसिक साइंस में भी आता है कि बायोलॉजिकल। नाइट्रोजन आपको मालूम ही है, सल्फर कार्बन तो पॉल्यूटेंट है। रॉक से अगर सल्फर कार्बन ही इतना इमर्ज हो रहा होता। बायो जियोलॉजिकल वेदरिंग ऑफ रॉक इज द मेन सोर्स ऑफ रिलीज। तो मेन सोर्स यार कार्बन और नाइट्रोजन और सल्फर का कुछ और भी आपको मालूम ही है। कार्बन धुआं से, सल्फर भी धुआं से आ रहा है, नाइट्रोजन आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन और जो रिलीज कर रहा है वो सब से आ रहा है। लेकिन फॉस्फोरस और कोई किसी मेन सोर्स नहीं है फॉस्फोरस का। ठीक है, नाउ डेट्रीवोर्स जो दूसरे पे करता है, तो देखिए 5 ऑप्शन है तो 3 वाला ही सही होगा, तो 4 वाले ऑप्शन काट देते हैं पहले, ये कट गया पहले ही। अब यार अर्थवर्म बहुत छोटा सा है और मिलीपीड भी छोटा होता है, मिली नाम ही है, सेंटीपीड्स मिलीपीड्स, ये दोनों एक साथ ही जाएगा, तो जिसमें 1 एंड 3 ऑप्शन है वही सही होगा। 5 में जनरली 3 वाला ही ऑप्शन सही होता है, ये भी मैंने आपको बताया। तो इसका आंसर है, आसानी से आ गया। मुझे नहीं पता वुडलाइस क्या होता है, लेकिन अर्थवर्म एंड मिलीपीड्स एक साथ जाएगा, क्योंकि दोनों छोटा छोटा है, और इसमें 5 है तो 3 ही सही होगा, ऐसा चांसेस अधिक है 3 या 1 सही होने का। ठीक है, तो इसमें भी रूल वर्क करता है। आगे आते हैं, ये भी बहुत क्लासिक क्वेश्चन है जहाँ रूल वर्क करेगा। कॉमन कार्बन मैट्रिक सपोर्टेड बाय यूनिपी। देखिए बहुत अच्छा दिया है, सपोर्ट करता है यूनिपी उसको। कॉमन कार्बन मैट्रिक है, मैट्रिक है तो कोई चीज़ को असेसमेंट के लिए बनाया है। ठीक है, यहाँ पे 2 है, इनेबल करने के लिए। इनेबल क्यों करेगा, मैट्रिक कोई भी होता है, मैट्रिक का क्या मतलब होता है, स्केल। स्केल क्या करता है, एसेस करता है। तो देखिए 2 ऑप्शन है असेसमेंट के, या तो कार्बन फुटप्रिंट वाला या तो ओवरऑल कार्बन का। ये अब देखिए, ओवरऑल कार्बन फुटप्रिंट ऑफ द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल इन द वर्ल्ड इन ए यूनिट टाइम। पूरे वर्ल्ड में कितना कार्बन का फॉसिल फ्यूल निकल रहा है, क्या ये मेजरमेंट आसान है ओवरऑल कार्बन का? बहुत मुश्किल है। कार्बन, कॉमन कार्बन मैट्रिक कोई चीज का ओवरऑल क्यों मेजर करेगा? एक मैट्रिक है जो कि कॉमन मैट्रिक डेवलप किया गया है, बात समझे। कॉमन मैट्रिक मतलब इस देश में भी यही मैट्रिक होगा, उस देश में भी यही मैट्रिक होगा, ओवरऑल नहीं।
तो ये इस तरह का आपका क्वेश्चन ही दिया गया है। जैसे इसमें भी देखिए बहुत क्वेश्चन में दिया गया ओवरऑल कार्बन फुटप्रिंट ऑफ द कंट्री। ओवरऑल कार्बन फुटप्रिंट बहुत डिफिकल्ट है निकालना। आप कैसे निकाल सकते हैं? हम लोग भी कार्बन फुटप्रिंट रिलीज कर रहे हैं। एक मैट्रिक्स है, जो मैट्रिक बनाया गया है वो कुछ मेजरेबल चीज को मेजर करेगा और एक कॉमन पैरामीटर और स्टैंडर्ड देगा। इसलिए इसका आंसर बहुत आसानी से हो जाएगा, एसेसिंग द कार्बन फुटप्रिंट ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशंस अराउंड द वर्ल्ड। तो बेसिकली ये एसेस करेगा कि कितना कार्बन फुटप्रिंट बिल्डिंग ऑपरेशन से निकल रहा है यहाँ से। तो यहाँ का कितना निकल रहा है, वहां का कितना निकल रहा है। बात समझ रहे हैं? ओवरऑल निकालना मतलब कि ओशन से भी कितना निकल रहा है बहुत मुश्किल है। आप कैसे मेजर करिएगा? बर्ड से भी निकल रहा है, सबसे कार्बन फुटप्रिंट निकल रहा है। अगला क्वेश्चन है सिम्बायोटिक रिलेशन का। फंगाई, प्रोटोजोआ और सिनेटरियंस, ये तीनों सिम्बायोटिक रिलेशन दिखाते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी सवाल था, तो पहली बार देख रहा हूँ मैं, डी सही ऑप्शन गया भी। और ये तीनों दिखाते हैं, ये भी रूल बचपन में ही बायोलॉजी में अगर आपने पढ़ा है। इस बार बायो के क्वेश्चंस काफी आए थे, 4-5, जो कि आपका सही होता अगर आपको आता है। हम लोग इकोनॉमिक्स सेक्शन में आते हैं। इकोनॉमिक्स वॉज वेरी रिलेटिवली इजियर, और उसको हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे। मनी मल्टीप्लायर कब बढ़ता है भाई? जब बैंकिंग हैबिट बढ़ता है। ये कई बार आप लोगों को बताया है। मनी मल्टीप्लायर मतलब मनी एक हाथ से दूसरे हाथ कितना जल्दी जाता है। जब लोग बैंकिंग और करेंगे तो ज्यादा ज्यादा ये मनी का ट्रांजेक्शन होगा। अब देखिए भाई क्या होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड कब बढ़ेगा? जब ये सब चीज में से इंटरेस्ट रेट घटेगा। ये सीधा सीधा है। देखिए 5 ऑप्शन का क्वेश्चन है तो 3 ही वाला सही होगा। तो भाई 4 वाला काट ही दीजिए, 5 वाला काट ही दीजिए, ऐसे भी। अब 3 वाला सही होगा, राइजिंग इंटरेस्ट रेट, ऐसे भी कट गया। तो 5, ऑप्शन नंबर 5 हट गया। देखिए हटने के बाद भी रूल ब्रेक नहीं हुआ। आंसर 3 ही वाला सही हुआ, ऐसा नहीं हुआ कि 4 वाला सही हो गया जनरली। और राइजिंग इंटरेस्ट रेट आपको मालूम है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन क्या होता है, ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन घटता है। यहाँ पे इंक्रीज दिया हुआ है ना। ये वाला क्वेश्चन है अगला कि इंडिया में जो ये है क्या क्या सही है इसमें। तो इसमें देखिए बहुत अच्छा यहाँ दिया है, रिटेल इन्वेस्टर थ्रू कैन इन्वेस्ट। कैन इन्वेस्ट तो करते ही है भाई। कैन मैंने बताया ये कि सही होगा, तो पहला सही होगा ही। ये कट गया, ये कट गया। 2 ही ऑप्शन आपके पास बचा। अब देखिए नेगोशिएटेड डीलिंग विद द आरबीआई एंड सेंट्रल डिपॉजिटरी प्रमोटेड, ये ज्वाइंटली प्रमोटेड बाय आरबीआई। सेंट्रल डिपॉजिट सर्विस स्कीम, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और आरबीआई ज्वाइंटली क्यों प्रमोट करेगा? सीडीएसएल जो है वो बीएसएस का होगा। आरबीआई क्या काम करता है? बैंकर का लास्ट बैंक है या कुछ, वो क्या करता है? मैचिंग वाला काम करेगा। तो सेकंड वाला देखिए नेगोशिएटेड, एनडीएस जो है नेगोशिएटेड और डीलिंग ऑर्डर सिस्टम जो होता है, मैचिंग सिस्टम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का पर प्लेटफॉर्म द आरबीआई। तो भाई अगर आपका ये क्या है चीज, बात समझ रहे हैं? नेगोशिएटेड डीलिंग, जब टाइम से डीलिंग हो रहा है तो आरबीआई मैच करता है कि हाँ सही से हुआ है कि नहीं, डीलिंग ऑर्डर मैचिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का। ये सब मतलब आरबीआई का काम ही इस टाइप का, मॉनिटरिंग का, मैचिंग का, मतलब इस टाइप का। आरबीआई किसी चीज को प्रमोट नहीं करेगा ना, सीडीएसएल और इस चीज को। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाता, मतलब अगर कोई दिमाग लगा तो टफ नहीं था। वाटर क्रेडिट, अब देखिए भाई वाटर क्रेडिट है। माइक्रो फाइनेंस टूल्स, तो ये तो एकदम ही अफर्मेटिव है कि वाटर क्रेडिट है तो सैनिटेशन। किसके साथ शुरू हुआ ये सब गलत रहता है, मैंने पहले ही बताया कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये सब ऑर्गेनाइजेशन गलत होता है। तो जैसे ये 2 हटेगा इसका आंसर आ जाएगा। और इट एम्स टू इनेबल, ये सब आंसर तो सही होता है। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था एग्जाम के लिए। अब देखिए आसान क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाना भी एक कला है और डिफिकल्ट को आसान बनाना भी एक कला है। अब आप किस कला में माहिर हैं वो इंपॉर्टेंट है। बैंक का लास्ट रिसोर्ट के लिए आरबीआई इसलिए क्योंकि वो जब बैंक को दिक्कत होता है तो पैसा देता है, ना कि आदमी को और गवर्नमेंट को। तो लास्ट रिसोर्ट, लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट क्या है, इसीलिए बोला जाता है कि जो अगर गड़बड़ा गया कोई बैंक तो उसको भी आरबीआई पैसा देके ठीक से ये करेगा। ठीक है, 85 का बी हो जाएगा। R2 मैंने पहले कई बार बताया कि नाम के हिसाब से देखा करिए। R1 हो गया रिस्पॉन्सिबल और R2 के लिए हो गया रिसाइकलिंग। तो रिस्पॉन्सिबल रिसाइकलिंग यहीं से दिख रहा था प्रैक्टिस है। आजकल ये रिसाइकलिंग वाला, लेक्स वाला, ये सब हमेशा चला हुआ है, ट्रेंड में है। ये सब आंसर होता ही है, तो ये आंसर सही हो जाएगा। क्यों कंसर्न है भाई ये कॉपर स्मेल्टिंग को लेकर? यहाँ पे भी देखिए पिछले साल तक यहाँ कैन है, कॉपर स्लैग कैन कॉज ये, इट मे रिलीज ये सल्फर डाइऑक्साइड एज पॉल्यूटेंट, ये दोनों तो सही है। सम, ये बस यही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लेते हैं, पिछले साल तक ये ब्लाइंडली डी होता है इसका आंसर, लेकिन इस साल क्या किया यूपीएससी ने, देखिए ध्यान से। 87 का बी सेकंड ऑप्शन देखिए और थर्ड ऑप्शन देखिए, दोनों पहला ऑप्शन देखिए, दोनों का अंतर देखिए। सेकंड ऑप्शन इसने दिया है द कॉपर स्लैग कैन कॉज लीचिंग ऑफ सम हेवी मेटल एटम्स, और पहला में क्या दिया, दे मे लीथल क्वांटिटीज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो एक में दिख रहा है कि थोड़ा हेवी मेटल दे सकता है, एक में दे रहा है कि वो रिलीज कर सकता है लीथल। तो ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट से लीथल अगर जा रहा है कोई चीज और किसी थोड़ा ही थोड़ा जा रहा है, वैसा दोनों एक साथ नहीं जाएगा। तो यही जो है इस बार एक्सेस हेवी
लीथल, ये सब वर्ड को यूपीएससी नकार दिया है, और वो भी समझ गया है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बच्चा डी मारेगा, तो उसको कटाने के लिए उसने कई सारा इस बार जोड़ निकाला है। तो इस बार मैं यही कहूंगा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डी का फिक्सेशन बंद करना पड़ेगा। ये गलत हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, कि भाई सम हो सकता है, कैन, सम, ये सब चलेगा, समटाइम्स, वन ऑफ द, मोर, लेस, लेकिन लीथल, एक्सेस, कंटिन्यूअस, ये ऑलवेज, ये सब हमेशा गलत होगा। ठीक है, फर्नेस ऑयल का क्वेश्चन आया था। इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरी, सम है, देखिए सम है, इट यूजेस कॉजेस इमिशन, ये तीनों छोटा छोटा स्टेटमेंट है, तीनों सही स्टेटमेंट। अगर इसमें यही लिख दिया होता फर्नेस ऑयल में कि इसका यूज से एक्सेस या वेरी लीथल अमाउंट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड या इमिशन होता है, तो ये गलत हो जाता। बात समझ रहे हैं ना, क्या वर्ड लिख रहा है उस पर बहुत जरूरी है इस बार देखना। 89 का ब्लू कार्बन है भाई, जो पानी में है वो ट्रैप्ड, वही कार्बन ब्लू कार्बन है, इसमें दिमाग नहीं लगाना ये सब चीज में। ग्रीन कार्बन, ब्लू कार्बन, ये सब जो होता है उसको समझ लीजिए, ये बेसिक है। नहीं भी समझ में आना तो ब्लू पानी से रिलेटेड है, वही मारना है। अगर एटमोस्फेयर को ब्लू कार्बन बोल रहे होते तो उसको हम लोग आज तक कार्बन क्यों बोलते, ब्लू कार्बन बोलते। क्लियर है। उसके बाद कौन है जो कि खुद ही से सरफेस पे सरवाइव कर सकता है, तो फंस एंड, ये सॉरी, लीचेन एंड मोस, ये भी बायोलॉजी का एक टिपिकल क्वेश्चन ही आपको आता है, तो ठीक है, लीचेन मोस एक साथ ही जाता है। इसमें एक ही ऑप्शन है कि लीचेन मोस, जिसमें एक साथ है। मशरूम तो होगा ही नहीं, तो मशरूम वाला ऐसे भी कट जाता, और चार ऑप्शन थे तो उसमें दो ही वाला बचता। ऐसे भी आप रूल से काम कर सकते थे, देखो चार ऑप्शन है तो दो वाला सही होगा, एक वाला तो होगा ही नहीं तो उसको काट ही दो। तीन वाला होगा नहीं, काट ही दो, दो ऑप्शन का दो था। अब मशरूम यार हो ही नहीं सकता है, वैसा तो कभी सुने ही नहीं है कि सरफेस पे सॉइल के बिना, तो इसका आंसर क्या हो जाता है, लीचेन सुने ही है, मोस्ट सुने ही है, आता ही था ये। गवर्नर आरबीआई से अपॉइंट होता है, ये सही है। गवर्नर ऑफ आरबीआई आरबीआई एक्ट से अपना पावर डिराइव करेगा, ये सही है। सर्टन कॉन्स्टिट्यूशन इन, देखिए यही गेम खेला था मैंने, बताया भी है टेलीग्राम ग्रुप पे कि सर्टन प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों, आरबीआई एक्ट में ना प्रोविजन होगा, जिसके कारण जब आरबीआई का गवर्नर आरबीआई एक्ट से पावर डिराइव कर रहा है तो फिर संविधान में कहाँ से बात आई, आरबीआई एक्ट तो संविधान के बनने से पहले से बना हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीधे 1 और 3। क्लियर है। अब देखिए इसमें क्या दिया है, ऑल कैजुअल लेबर्स, ये भी बहुत क्लासिकल क्वेश्चन था, मैंने बताया आपको दो एक तरह के ऑप्शन होते हैं तो उसमें एक ही सही होता है। ये यूपीएससी हमेशा अभी तक फॉलो कर रहा है। तो ऑल कैजुअल लेबर्स आर इंटाइटल्ड फॉर, ये इन दोनों में से कोई एक सही होगा, तो 1 और 2 एक साथ नहीं जाएगा, तो काट दीजिए, 1 और 2 एक साथ नहीं जाएगा। अब बचा दो ही ऑप्शन, 1 और 3 या 2 और 3, मतलब 3 तो होगा ही। तो इसमें लिखा भी है कैन बाय नोटिफिकेशन, तो 3 तो होना ही है। तो ये ऑप्शन 3 को देखना ही नहीं, अब ये दोनों में देखना है कौन सा एक सही होगा। ठीक है, आर इंटाइटल फॉर ईपीएफओ आर रेगुलर वर्क एंड ओवर टाइम पेमेंट। अब ये देखिए कि दोनों में से ज्यादा क्या दे सकता है कंपनी। मान लीजिए मैं बात करता हूँ इंडियन ऑयल के लिए या किसी भी ऐसी कंपनी के लिए, अगर लेबर काम कर रहा है तो आपने उसका ओवर टाइम उसको नहीं दिया, तो वो ज्यादा एक दिक्कत है। बात समझ रहे हैं, ओवर टाइम रेगुलर उसको वर्किंग आवर्स के लिए पैसा मिलना उसको इंटाइटलमेंट है। ईपीएफ के लिए एक सर्टन रिक्वायरमेंट है कि हाँ भाई इतना अगर होगा आपका, आई थिंक इतना बड़ा कंपनी होगा, दो ही लेबर आपके यहाँ काम कर रहा है, दोनों ओवर टाइम कर रहा है तो आपको देना पड़ेगा, लेकिन आपके यहाँ 20 लेबर काम कर रहा है तो उसका ईपीएफ या एनपीएस खुलवाना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं, कहने का ये मतलब है दोनों में से एक ही ऑप्शन सही होना था, ओवर टाइम और रेगुलर वर्क का तो पैसा देना है वो ज्यादा सही ऑप्शन है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3 हो जाएगा। तो ये लोग गलत ऑप्शन दिया है, इसका आंसर बी होगा। ये एग्जाम कंडीशन में आपको क्लिक करना चाहिए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग, द डिसीजन अगर हुआ है तो क्या करना है भाई, एक्सपेंडिचर में बढ़ाना है पब्लिक प्रोजेक्ट का, ये सबको आना चाहिए, मतलब दिस इज ए बेसिक क्वेश्चन ऑफ इकोनॉमिक्स कि पब्लिक प्रोजेक्ट पे एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे, मार्केट में मनी आएगा, रिसेशन खत्म होगा। नाउ अदर थिंग्स रिमेनिंग द चेंज, मार्केट गुड किसी के लिए कब बढ़ेगा, इसका बहुत क्लासिकल एग्जांपल है, कोका कोला और पेप्सी ले लीजिए, कि कोई चीज चेंज नहीं कर रहा है, हमको कोका कोला का डिमांड बढ़ाना है, जब प्राइस ऑफ द सब्सटीट्यूट इंक्रीज, मतलब पेप्सी का अगर दाम बढ़ गया तो कोका कोला आप खरीदने ज्यादा जाइएगा, बिल्कुल सही बात है। प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट इंक्रीज, कोका कोला का मान लीजिए कॉम्प्लीमेंट हो सकता है क्या, ये कोका कोला आप पिज्जा के साथ खाते हैं, अगर पिज्जा का दाम बढ़ जाता है मान लीजिए, तो आप कोका कोला भी कम पियेंगे, मतलब क्योंकि आप डोमिनोज कम जाएंगे, आप पिज्जा हट कम जाएंगे, तो उसका कॉम्प्लीमेंट जो गुड होता है जो उसके साथ चलता है, अगर उसका दाम बढ़ जाता है तो उसका भी जो ओरिजिनल गुड है उसका भी ये घट जाता है। सब्सटीट्यूट और कॉम्प्लीमेंट का यही डेफिनेशन होता है। अगर दाम घट गया, कोका कोला का दाम घट गया, तब तो आप उसको लेंगे ही लेंगे, तो 1 और 4 तो सही होगा ही। तो ये सब हट गया, अब आते हैं हम लोग 3 सही है कि नहीं। द गुड इज इंफीरियर गुड एंड द इनकम ऑफ द कंज्यूमर राइजेस। इंफीरियर गुड क्या होता है, जैसे बस है या चावल है, आपके पास पहले कम पैसा था तो आप चावल खाते थे, फिर ज्यादा पैसा आया तो आप फ्राइड राइस खाने लगे, आप मैगी खाने लगे। तो अगर सुपीरियर गुड होता तो नॉर्मल गुड होता है और एक इंफीरियर है जिफिन गुड होता है। तो इंफीरियर गुड में क्या होता है, ये इकोनॉमिक्स का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, गुड इंफीरियर है, इसका मतलब क्या है कि वो घटिया, मतलब उसको आप छोड़ने लगेंगे जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगा तो उसका डिमांड घट जाएगा।
ऐसे आपका इनकम बढ़ेगा तो आप डिमांड सब चीज का बढ़ाते हैं। आप 2 पैकेट बिस्किट खाते थे तो आप 4 पैकेट बिस्किट खाएंगे। लेकिन अगर बिस्किट इन्फीरियर गुड है, पार्ले जी आप खाना छोड़ देंगे, आपको सकता है क्या खाने लगेंगे, आप ओरियो खाने लगेंगे। ठीक है, तो ये वाला चीज को समझना जरूरी था, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है ना। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, भाई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कैन इशू, कैन तो एकदम सही स्टेटमेंट होता ही है, और बैंकिंग रेगुलेशन में तो लाया ही गया। अब ये सही लाया है कि नहीं ये चीज है, तो कैन इशू टू तो सही होगा ही होगा, तो इसी से पहले कट जाएगा बहुत सारा। अब ये देखिए तीनों सही है या दो सही है इसमें, तो इससे हमको पहले ही पता चल गया ये दो ऑप्शन से कि 3 ऑप्शन तो सही है ही। समझ रहे हैं ट्रेंड, ये कट गया, कैन इशू सही था, तो पहला ऑप्शन कट गया, पहला तीसरा, मतलब तीसरा सही है, मतलब ये डेटा सही दिया है कि इसको बैंकिंग रेगुलेशन में लाया गया, तो इस पर दिमाग नहीं लगाना है। अब बैंकिंग रेगुलेशन में आ गया तो सुपरवाइजर रेगुलेटेड लोकल बोर्ड कौन क्यों करेगा इसको, उसको आरबीआई क्यों नहीं करेगा, नहीं तो फिर कोलैप्स क्यों नहीं कर जाएगा। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक अलग अलग जगह लोकल बोर्ड उसको करेगा तो कोलैप्स कर जाएगा। तो ये बहुत ही ये सब पॉइजनस क्वेश्चन है। आपको देख के लगेगा कि अरे हाँ सब तो सही है, कुछ तो गड़बड़ी नहीं है, लेकिन आप कॉन्सेप्चुअली इस बार सोचना पड़ेगा आपको कि अच्छा ये ऐसा होगा तो इसका क्या रेमिफिकेशंस होगा, क्या प्रॉब्लम्स है इसमें, कि अगर उसको लोकल बोर्ड्स कर रहा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3 हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला आते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड का यील्ड है। यील्ड जो है एक तरह से कूपन्स यील्ड्स, जो उसका आपको कितना रिटर्न दे रहा है। तो अगर यूएस फेड में भी कुछ होता है तो हम लोग का यील्ड उससे प्रभावित होता है, क्योंकि यूएस यील्ड से सब लोग, मार्केट जो है इंटरनेशनल ग्लोबल मार्केट है, एक्शंस आरबीआई करता है तो यील्ड तो चेंज करता ही है, ये आपको पता ही है। और इन्फ्लेशन और ये जब आएगा तो आपका परसेंटेज चेंज होगा ही इसका, जो आपका शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट से तो यील्ड मैच करता ही है कि आपको कितना, इन्फ्लेशन ज्यादा आ जाएगा तो आपका जो नेट रिटर्न है, जो नेट यील्ड है वो घट जाता है, तो इसका तीनों सही हो जाएगा। ये भी आसान क्वेश्चन था जिसको इकोनॉमिक्स अच्छे से आता है। नाउ वी कम टू फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, इसमें से कौन सा एफडीआई है। तो देखिए भाई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट विद सर्टन कंडीशन तो एफडीआई में आएगा ही, तो ये 3 और 1 और 4 कट जाएगा। ठीक है, नाउ ये दोनों ऑप्शन कट गया आपका, 3 ओनली एंड 1 और 4, क्योंकि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल विद सर्टन कंडीशंस एफडीआई में आता है। अब फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड भी एफडीआई में आता है, मतलब फॉरेन करेंसी का है और कन्वर्ट हो सकता है बॉन्ड इसमें, तो क्यों नहीं एफडीआई में आएगा। तो 1 और 2 एक ही में ऑप्शन बचता है, तो इसका 1 और 2 और 3 होगा। मैं ये नहीं जानता हूँ कि नॉन एक्सटर्नल डिपॉजिट्स आना था कि नहीं आना था एफडीआई में, लेकिन पहला दोनों तो आना ही आना था, इसलिए ये सही आंसर है। अब मैं आपको यहाँ एक और चीज बताऊंगा, यहाँ पे रूल थोड़ा फेल कर जाता है। यहाँ पे रूल के हिसाब से 4 ऑप्शन थे तो 2 वाला सही होना चाहिए था, तो आंसर 2 और 4 आना चाहिए था, तो रूल के हिसाब से फेल हो जाता है। तो रूल कब आता है, जब बेस नहीं आता है। बेसिक इकोनॉमिक्स और पॉलिटी में रूल ज्यादा नहीं लगाना है। रूल कहाँ लगाना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में रूल कहाँ लगाना है, हिस्टोरिकल रूल कहाँ लगाना है, जहाँ 5 स्टेटमेंट है, जहाँ कुछ नहीं समझ में आ रहा है, जहाँ 5 ठो लेक का नाम दे दिया है, जहाँ 6 ठो नदी का नाम दे दिया है, जहाँ हमको हवा ही नहीं लग रहा है कि क्या करना है, तब हम लोग उसको रूल लगाएंगे तो जनरली सही होता है। ठीक है, जैसे 94 में भी, 94 में मैंने ध्यान नहीं दिया कि भाई क्या है कैसे है, रूल लगाना है कि नहीं लगाना है, क्योंकि मुझे प्राइस ऑफ द गुड और ये सब पता है कॉन्सेप्ट, कि प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट क्या होता है। यहाँ देखिए रूल काम कर भी गया, 4 ऑप्शन थे 94 में तो 2 ही सही हुआ। लेकिन ऐसा मतलब ये नहीं कहना चाह रहा हूँ मैं कि रूल ही काम करेगा इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटी ही है जो आपको नंबर देने वाला है। ये 30-35 क्वेश्चन में आपको कम से कम 25 क्वेश्चन सही करने होंगे, 25 सही, और आपका अगर एग्जाम कंडीशन में 10 भी गलत होता है तो आपके अच्छे खासे नंबर इसी में आएंगे। 40+ नंबर जब तक आप सिक्योर नहीं करते हैं पॉलिटी और इकोनॉमी को मिला के, तब तक आप रेस से बाहर हैं, ये समझ लीजिए। समझे, इसका कोई जोड़ नहीं है। द इफेक्ट ऑफ डिवेल्युएशन ऑफ द मनी इज इट नेसेसरीली, वर्ड क्या है इसमें इंपॉर्टेंट है, नेसेसरीली। तो भाई हम डिवेल्युएट कर दिए, मतलब अभी देख रहे होंगे कि रुपया घटते जा रहा है, 70 से घट के 80 की तरफ जा रहा है, तो कॉम्पिटिटिवनेस जो डोमेस्टिक एक्सपोर्ट का है, तो इंडिया का क्या अच्छा होता है उससे, जो हम लोग टीसीएस कंपनीज हैं जो ये हैं, आज जैसे कोई चीज वहां पे लोग $1 में खरीद रहे थे जिसका कीमत क्या था, 50 रुपया, आज वही जो चीज है वो 100 रुपया के बराबर होगी, $1। और हम लोग को बनाने का कीमत अगर मान लीजिए 85 रुपया लग रहा है, तो बाहर के मार्केट में अब एफोर्ड $1 में 100 रुपया, मतलब दो दो प्रोडक्ट एफोर्ड कर सकते हैं, तो हम लोग का एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, अच्छा होने लगेगा, एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव हो जाएगा कि अब हम लोग उसी प्राइस पे एक ही डॉलर में ज्यादा एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, तो ये सही हो जाएगा। फॉरेन वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक, तो फॉरेन वैल्यू तो घट गया ना उसमें, अभी आपको दिखाया कि उसका तो घट गया। ट्रेड बैलेंस इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों पे डिपेंड करेगा। हो सकता है कि हमारा जब डिवेल्युएशन हो करेंसी का, तो जो हम लोग इंपोर्ट कर रहे थे, जैसे तेल इंपोर्ट करते हैं, तो वो ज़्यादा महंगा हो गया, तो इसको हम लोग नेसेसरीली नहीं कह सकते हैं कि ये ठीक होगा ही कि नहीं होगा।
तो इसका आंसर ए हो जाएगा, जो कि सही है। ना ब्लैक मनी का क्रिएशन के लिए भारत सरकार क्यों वरीड होगी? क्योंकि भाई एक्सचेकर का मनी बहुत लॉस हो रहा है, रेवेन्यू। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन और सीधा था। और इन्फ्लेशनरी सबसे ज़्यादा क्या है कि भाई आप नया मनी क्रिएट कर दिए, जो फिएट मनी कहते हैं कि आप नया मनी क्रिएट करते जा रहे हैं बजट डेफिसिट को करने के लिए। कभी नहीं करना चाहिए। जैसे श्रीलंका में हो रहा है, जैसे बहुत सारे कंट्रीज में हो रहा है, जो जिम्बाब्वे में हुआ था, ये सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन क्रिएट करता है। क्योंकि जितना ज़्यादा पैसा आप छापते जाइएगा उतना ज़्यादा प्राइस भागते जाएगी, और इन्फ्लेशन फिर क्या होगा? हाइपर इन्फ्लेशन, और एक अपना साइक्लिक इन्फ्लेशन जो होगा, विशियस इन्फ्लेशन साइकिल बन जाएगा। तो कहने का ये मतलब है, जितना भी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस किए, क्वेश्चंस देखिए, कुछ क्वेश्चंस बहुत आसान थे, कुछ क्वेश्चंस इन मतलब अनसॉल्वेबल थे, और कुछ क्वेश्चंस इधर के साइड के थे, कुछ क्वेश्चन उधर के साइड के। जो भी क्वेश्चन आता है उसको अगर हम लोग सही ध्यान से सोच के समझ के और एक बार उसको पढ़ के सोचें कि हाँ इसका क्या रेमिफिकेशंस होगा, ये सही लग रहा है कि नहीं। 5 ऑप्शन है तो 3 ही होगा, 6 है तो 4 ही होगा, मैच द फॉलोइंग है तो ऐसे ही होगा, कैन वाला है तो यही है। अब से ये सब भी देखना है, लीथल है, बहुत ज़्यादा दिया है, किसी में कम दिया है। 2 सिमिलर ऑप्शन है तो एक होगा, जैसे आपको बहुत सारा में दिखाया हम लोगों ने कि मैट्रिक है तो क्या मेजर कर सकता है, क्या मेजरेबल क्वांटिटी है। बात समझ रहे हैं? तो इस तरह से अगर आप देखेंगे कि मान लीजिए ईपीएफओ देना है कि ये देना है, दोनों में से ज़्यादा लॉजिकल क्या लग रहा है एग्जाम में? एग्जाम शुड बी ड्रिवन बाय लॉजिक, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड लॉजिक। यूपीएससी आपसे ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा है कि आप हिस्ट्री के मास्टर हो, यूपीएससी एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा है कि इकोनॉमिक्स के मास्टर हो। यूपीएससी इज नाउ एक्सपेक्टिंग दैट यू आर ए मास्टर ऑफ हैविंग लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग एंड डिसिफरिंग that which of the options can be best fitted under the given circumstances, and the circumstances are very difficult in the examination. People can say that the questions were easy, लेकिन एग्जाम में सब क्वेश्चन डिफिकल्ट लगता है। एंड सबसे बड़ा डिफिकल्टी होता है कि इजी क्वेश्चंस मिलता नहीं है एग्जाम में, दिखता नहीं कि कहाँ पे छुपा हुआ था। तो उसको पहचानने की कला डेवलप कीजिए, और वही आपको काम देगा। लास्ट 2 दिन में भी आराम से क्वेश्चन को सोचिए कि कहाँ क्या देखना है। जितना आप लेस एंक्सियस रहिएगा उतना ही आपका अच्छा मार्क्स आएगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। बाकी जो क्वेश्चंस बचा है उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। अगले बार हम लोग और भी जो बचा हुआ है उसको कंप्लीट कर लेंगे।